दोस्तों नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज राजनीति पर बात नहीं करूंगा। आप सबको पता होगा, आज देश ने अपना एक अनमोल हीरा, एक अनमोल रत्न और भारत ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को खो दिया है, जिनका निधन बुधवार और बृहस्पतिवार की मध्य रात्रि में हुआ। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था रतन टाटा में जो पूरे सोशल मीडिया पर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इतनी चर्चा छाई है। क्योंकि भारत में तो उद्योगपतियों को गाली देने की परंपरा कुछ नेताओं ने विकसित कर दिया। दोस्तों, रतन टाटा अपनी सादगी के लिए, अपनी दानवीरता के लिए और अपने स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। रतन टाटा अविवाहित थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कुछ सालों तक सिमी ग्रेवाल के साथ रिलेशनशिप में रहे बताए जाते हैं। और एक बार सिमी ग्रेवाल ने ही ये खुलासा किया कि उन्हें खुद रतन टाटा ने बताया कि वो शादी करना चाहते थे। उन्होंने 4 बार प्यार किया, लेकिन सब कुछ तय हो गया, शादी तय हो गई, लेकिन शादी हो ना सकी। एक किस्सा बताते हुए वो कहती हैं कि अमेरिका के लॉस एंजल्स की एक लड़की से उनका प्यार हो गया, शादी तय हो गई, दोनों के परिवार राजी हो गए। तभी रतन टाटा की दादी बीमार हो गई और उस समय भारत चीन युद्ध चल रहा था। रतन टाटा अपनी दादी को देखने के लिए भारत वापस आ गए और उन्होंने यह तय किया कि जब तक दादी बीमार है मैं दादी के पास रहूंगा। उन्हें यह पूरी उम्मीद थी कि शादी के बाद लॉस एंजल्स की वो लड़की भारत आ जाएगी और उनके साथ रहने लगेगी। लेकिन उस लड़की के परिवार ने अपनी लड़की को भारत भेजने से इनकार कर दिया और इसी बात पे ये रिश्ता टूट गया। दोस्तों, रतन टाटा की सादगी के बारे में मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा इतने सादगी वाले व्यक्ति थे कि वो अपनी फैक्ट्री के सबसे छोटे कर्मचारी से भी हाथ मिलाना पसंद करते थे। रतन टाटा के मुंबई स्थित अपने कार्यालय में जब उनके फोन पर कोई फोन आता था तो वो खुद उठाया करते थे, कोई एम्प्लॉय नहीं उठाया करता था। और जब सड़क के कुछ कुत्ते आश्रय लेने के लिए उनके ऑफिस में आ जाया करते थे तो उनका निर्देश था कि कोई इन कुत्तों को भगाएगा नहीं, ये निर्जीव हैं, यदि ये आश्रय चाहते हैं तो इनको आश्रय दे दो। इसलिए उनके उस ऑफिस में अक्सर सड़क के कुत्ते, जब बारिश होती थी या गर्मी में जब उन्हें ठंड की ज़रूरत होती थी तो वो आ जाते थे और उन्होंने उन कुत्तों के लिए बाकायदा व्यवस्था भी करा रखी थी। उन्होंने एक पशु चिकित्सालय भी खोला था, क्योंकि निर्जीवों के लिए, निर्जीव जानवरों के लिए रतन टाटा के मन में बेहद प्यार था। दोस्तों, रतन टाटा की सादगी तो थी ही थी। मैं रतन टाटा की सादगी का भी एक किस्सा और सुना दूं। वैसे ही आपने शायद पता नहीं सुबह से कुछ सुना या नहीं सुना है कि जब रतन टाटा 25 साल के हुए और उनके परिवार ने यह तय किया कि अब रतन टाटा व्यापार में शामिल हो जाएं और व्यापार को संभालना शुरू करें, तो जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में रतन टाटा ने, आपको पता है किस तरीके से काम शुरू किया? उन्होंने टाटा स्टील में एक मजदूर की भूमिका चुनी और मजदूर नीले कपड़े का एक ओवरकोट पहन के काम करते थे। तो रतन टाटा ने वो नीले कपड़े का ओवरकोट पहनकर काम शुरू किया और एक काम होता था टाटा स्टील की भट्टी में चूना डालने का। मजदूरों के साथ रतन टाटा खुद भट्टी में चूना डाला करते थे। बाद में उन्होंने और पदों पर प्रमोशन ली, लेकिन उनका कहना था कि मैं निचले पद से इसलिए काम शुरू कर रहा हूं जो सबसे निचला पद है, ताकि भविष्य में मैं जब कंपनी की नीतियां बनाऊं तो मुझे इस बात का एहसास हो कि सबसे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं
उनके सामने क्या परेशानी आती है। रतन टाटा का मानना था कि जो सबसे नीचे काम कर रहे हैं यही हमारे औद्योगिक साम्राज्य की नींव है, ये मजबूत होनी चाहिए। ऐसे थे रतन टाटा। दोस्तों, रतन टाटा बहुत बड़े दानवीर भी थे। आपने अरबपतियों की बहुत लिस्ट देखी होगी, दुनिया भर के लोगों की लिस्ट देखी होगी, यूरोपीय देशों की देखी होगी, अमेरिका की देखी होगी, ब्रिटेन की देखी होगी, भारत की देखी होगी, लेकिन अरबपतियों की लिस्ट में रतन टाटा का नाम नहीं आता था। ऐसा नहीं है रतन टाटा अरबपति नहीं थे, ऐसा भी नहीं रतन टाटा के पास पैसे कम थे, लेकिन अन्य उद्योगपतियों के विपरीत डिफरेंट सोर्सेज के अनुसार रतन टाटा 66 से लेकर 90% तक की अपनी इनकम दान कर दिया करते थे। और ये दान हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं होता था, वो एक संस्था को, टाटा सन्स को दान देते थे, जो जरूरतमंद को देखकर, बेसहारा को देखकर, गरीब को देखकर, किसी की परेशानियों को देखकर सहायता करती थी। उन्होंने स्कॉलरशिप पर बहुत पैसा खर्च किया कि गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए जिससे कि वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ऐसे थे रतन टाटा। तो चूंकि वो अपना 66 से 90% दान दे दिया करते थे, दान और भी देते हैं, बिल गेट्स भी देते हैं, अंबानी भी देते हैं, अडानी भी देते हैं, अजीम प्रेमजी भी देते हैं, लेकिन शायद इतना दान नहीं देते परसेंटेज में जितना रतन टाटा देते हैं। वो अपनी सारी मतलब अपने पास बहुत कम बचा के रखते हैं, इसलिए अरबपतियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। तो ऐसे दानवीर थे रतन टाटा। दोस्तों, रतन टाटा बहुत स्वाभिमानी और बहुत देशभक्त भी थे। रतन टाटा के अंदर एक खास बात थी, वो नेताओं से हाथ मिलाना कम पसंद करते थे। जो बहुत ही ईमानदार नेता होते थे बस उनसे हाथ मिलाते थे, क्योंकि भ्रष्ट लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था। और कई नेता इस बात पे चिढ़ते भी थे उनसे। हालांकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। नरसिम्हा राव ने ही उनको फ्रांस में भारत का राजदूत बनाकर भेजा। बाद में उन्होंने अपनी व्यापारिक व्यस्तताओं को चलते पदमुक्त करने का अपील की और उनको पदमुक्त कर दिया गया। उनके इस ईमानदारी की वजह से और नेताओं के प्रति इस रुख की वजह से भारत का एक प्रधानमंत्री, जो अपने आप को बहुत बड़े ईमानदार कहते थे और अब जीवित नहीं है, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद टाटा स्टील पर और टाटा की अन्य फैक्ट्रियों पर छापेमारी वगैरह कराई, क्योंकि वो इस बात से नाराज थे कि रतन टाटा ने हमें कम चंदा दिया। वो रतन टाटा को स्वाभिमान से चिढ़ते थे। वो कहते अपने आप को बहुत अमीर ईमानदार थे, लेकिन उनके किस्से बहुत मशहूर थे। दोस्तों, रतन टाटा इतने स्वाभिमानी थे, लेकिन मैं अब आपको रतन टाटा का एक स्वाभिमानी किस्सा कहूँ उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जब यूपीए सरकार में 2G स्पेक्ट्रम बट रहा था, तो 2G स्पेक्ट्रम बट रहा था, उसकी लूट हो रही थी और सरकार ने एक नियम बना दिया कि रात के 12 बजे तक जो लाइन में खड़ा हो जाएगा बस उसी को 2G स्पेक्ट्रम मिलेगा। उद्योगपतियों के प्रतिनिधि लाइन में आ गए, रतन टाटा के प्रतिनिधि भी लाइन में आ गए, लेकिन कई उद्योगपतियों के द्वारा भेजे गए गुंडों ने और यूपीए सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा भेजे गए आदमियों ने रतन टाटा के लोगों को धक्के देकर 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट की लाइन से बाहर कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे रतन टाटा ईमानदार हैं और रतन टाटा ना लूटेंगे और ना लूट में हिस्सा देंगे। आपने 2G स्पेक्ट्रम में सुप्रीम कोर्ट के एक प्रख्यात वकील जो सुप्रीम उस समय केंद्रीय मंत्री थे, जीरो लॉस थ्योरी भी सुनी होगी। तो दोस्तों, इसलिए उन्हें समय समय पर
सरकार के और सरकार के मंत्रियों के कोप विभाजन का सामना भी करना पड़ा। नमक से लेकर चिप तक रतन टाटा बनाते रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडीज के बारे में भी कहा जाता है कि वो रतन टाटा से नाराज रहते थे। हालांकि उन्होंने कभी रतन टाटा के खिलाफ इस तरीके के कदम नहीं उठाए, क्योंकि वो रतन टाटा की ईमानदारी की बहुत इज्जत करते थे। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस किस्से की ओर जिसको बताऊंगा तो आपके मन में टाटा के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ेगी और दूसरी ओर भारत के नेताओं को देखने का नजरिया बदलेगा। याद करिए तारीख 26 नवंबर 2008, जब पाकिस्तान से शस्त्रधारी कुछ आतंकवादी भारत में घुसे, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष ताकतों के मेहमान थे, या ये कहो भारत की धर्मनिरपेक्ष ताकतें जिनको मेहमान मानती हैं। आप जानते ही हैं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ डायरी में, डिक्शनरी में कुछ भी हो, लेकिन भारत में वही धर्मनिरपेक्ष है जो भारत के खिलाफ बोलता है, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जो भारत विरोधी ताकतों को शरण देता है, जो भारत के खिलाफ आवाज उठाता है। दिल्ली, अलीगढ़, जादवपुर, ऐसे कई शहर हैं जहां कई शिक्षा केंद्र ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्षों के शरण बने हुए हैं और भारत में कई दल अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो इन दलों ने के मेहमान थे वो पाकिस्तान से आए आतंकवादी। इन्होंने मुंबई में एक आतंकी हमला किया और विभिन्न स्थानों के साथ ही साथ ताज होटल भी उनके हमले में आया। ताज होटल में काफी लोग मारे गए। ताज होटल का एक युवा कर्मचारी मारा गया। उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। रतन टाटा ने उसके परिवार को अपने आमंत्रित किया और उनसे बताया कि ये जब तक इस जीवित हो या ना हो, लेकिन जब तक इसकी उम्र 60 साल होगी, ये टाटा का एम्प्लॉय माना जाएगा और 60 साल के बाद टाटा का रिटायर्ड एम्प्लॉय माना जाएगा। और हर महीने इसको जितनी तनख्वाह मिलनी थी, जितनी बढ़ोतरी मिलनी थी, उस बढ़ोतरी के साथ हर महीने आपके खाते में जाती रहेगी और आप जीवित रहोगे तो आपको इसकी पेंशन भी मिलेगी। उस परिवार ने उस समय कहा था कि हमें ऐसा लगा कि हम किसी उद्योगपति के सामने नहीं, हम एक भगवान के सामने बैठे हैं। बाद में पता लगा रतन टाटा ने उस होटल में मारे गए सभी श्रमिकों के लिए यही नीति लागू करी थी। पाकिस्तान, उसके बाद टाटा ने पाकिस्तान की कई कंपनियों के साथ व्यापार बंद कर दिया था। उन्हें कल पुर्जे देने बंद कर दिए थे। वो कंपनियां लॉस में आ गई थी। उनमें से कंपनियों का एक डेलीगेशन भारत आता है और यूपीए सरकार के मंत्रियों से कहता है कि आप टाटा से कहिए हमारे साथ व्यापार करें। यूपीए सरकार का एक मंत्री रतन टाटा को फोन करता है कि ऐसे हमले होते रहते हैं, आप व्यापार करिए और इनकी सहायता करिए। रतन टाटा इनकार कर देते हैं कि भारत पर आतंकी हमले करने वालों को, आतंकियों को शरण देने वाले देश के लोगों को के साथ मैं व्यापार नहीं करूंगा। फिर दूसरा मंत्री रतन टाटा को फोन करता है और कहता है कि आप पाकिस्तान के उद्योगपतियों की मदद कर दीजिए। लेकिन रतन टाटा कहते हैं कि मैं व्यापार नहीं करूंगा, मैं अपना लॉस उठाना पसंद करूंगा, नुकसान उठाना पसंद करूंगा, अपना व्यापार चौपट हो जाना पसंद करूंगा। लेकिन भारत पर हमला करने वालों को, भारत में आतंकी हमला करने वालों को, निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों को और उनको शरण देने वाले देशों को के साथ व्यापार नहीं करूंगा। ऐसे थे रतन टाटा और ऐसे थे भारत के राजनेता। दोस्तों, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, शायद मीडिया आपको यह किस्सा नहीं सुनाएगी। दोस्तों, आज की बात यही तक। बस अंत में यही कह रहा हूं कि ऐसे दानवीर, ऐसे सादगी और ऐसे विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय और आप सभी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। हम उम्मीद करते हैं उनका परिवार टाटा द्वारा स्थापित परंपराओं को इसी तरीके से चलाता रहेगा। दोस्तों, फिर कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्ते।